इस वीडियो में मैं साइंस की एक नई ब्रांच फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स फिजिकल साइंस का पार्ट है। साइंस के दो ब्रांच होते हैं, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के दो ब्रांच हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस के दो ब्रांच हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। फिजिक्स है क्या? तो वी कैन से दैट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी डू मेजरमेंट। नॉर्मली जो हम यहाँ क्लास लेते हैं मेधावी इंस्टीट्यूट में, मैंने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि मैं पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास लेती हूँ, और रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में सीनियर्स क्लास 9th 10th 11th का क्लास ले रहे थे। उसमें कुछ न्यू बच्चों लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। वो लोग बोले मिस बायोलॉजी तो रट्टा मार के किसी तरह हम लोग पार कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, फिजिक्स फंस जाते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स पार्ट समझ में नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, किस क्वेश्चंस के लिए कौन सा फॉर्मूला का डिमांड है, और उसका कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। The questions they have asked that totally surprised me. इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, और मैं बताने जा रही हूँ कि जब भी आप फिजिक्स को पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना होगा, डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मेजरमेंट होगा कैसे, मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें पहला जो पॉइंट है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा जो पॉइंट्स है वो है यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अ बॉडी इज मूविंग with a speed of 100 meter per second। इस क्वेश्चन में बॉडी का मोशन को दिखाया जा रहा है, और उस मोशन का दो पार्ट दिखाया जा रहा है। एक पार्ट 100 है जो उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, और दूसरा मीटर पर सेकेंड बता रहा है उस बॉडी का यूनिट। Unit is very important part. We can say that without unit we cannot imagine physics। और जब आप फिजिक्स में यूनिट्स को अच्छी तरह से कैटेगराइज कर लेंगे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आप आसानी से पहचान सकेंगे। जैसे दो तरह के यूनिट होते हैं, फर्स्ट इज द फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज द डिराइव्ड यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, पहले हम लोग मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं तीन को फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लेते थे, इन्हें समझते थे, इन्हें जानते थे। मगर अभी और ये है क्या, 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग को जानना है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या?
not dependent upon other, which are free. मास, इसके लिए क्या यूनिट है? किलोग्राम। इसे हम एसआई यूनिट को भी ले सकते हैं सिस्टमेटिक इंटरनेशनल के फॉर्म में। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, amount of substance mole, current, ampere और luminous intensity, कैंडेला। ये 7 एसआई यूनिट्स हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। यूनिट के अलावा हमें डायमेंशंस का भी यूज करना होता है, वो क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज को हम लोग कूलम्स के रूप में नापते हैं, लेकिन जब इसका यूनिट एसआई यूनिट या डायमेंशन का बात आ जाएगा तो फिर हमें चार्ज को करंट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। I is equal to Q by T, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा? I into T, I is the एम्पियर सेकेंड। डायमेंशन आपको एसआई यूनिट के फॉर्म में ही दिखाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल यूनिट्स और 7 एसआई यूनिट को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, समझ लें। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are obtained from fundamental। जैसे यहाँ पर हम यूज करें स्पीड। स्पीड में हम लोग को 2 फंडामेंटल यूनिट्स का जरूरत पड़ता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट्स। Those units which can be obtained with the help of fundamental units are known as derived units। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको फिजिक्स के लिए फिजिक्स को स्टार्ट करने से में याद रखना होगा वो है यूनिट। यूनिट भी 2 पार्ट में मिलेंगे, एक है फंडामेंटल, दूसरा है डिराइव्ड। अगर फंडामेंटल आपको याद है तो डिराइव्ड आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? इट इज वेलोसिटी बाय टाइम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो ms-2 इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरह से यूनिट को हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो पहला आपका फोकस रहना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है। अगर लिखा हुआ है अ बॉडी हैज मास और अ बॉडी अ 10 kg बॉडी, यहाँ किलोग्राम मास को इंडिकेट कर रहा है। अ बॉडी इज मूविंग विद when a body is moving and an acceleration of 20 meter per second square is applied, find out force। तो यहाँ आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का यूनिट कैसे यूज करेंगे हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो 11-12 का फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा है, उसको मिल करके डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फोकस करेंगे, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हम लोग को देखना है। सेकेंड स्टेप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर वर्सेस स्केलर। Vector quantity is those quantity which has magnitude as well as direction. Those quantities which have magnitude as well as direction. If I say 10 Newton of force, you must know in which direction. आपने 10 न्यूटन का फोर्स बोला, इसका डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा because it is a vector quantity. डिस्टेंस, वर्क
have done. These are the scalar quantity which does not depends upon direction, it depends upon magnitude only. तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, वेक्टर या स्केलर। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, अ बॉडी starts its motion from point O. It moves 100 kilometer towards east. Then it turns and moves 150 kilometer towards north. Find distance traveled by the body. Suppose ये क्वेश्चन है, किसी O पॉइंट से एक बॉडी स्टार्ट किया और वो ईस्ट की तरफ, फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है दिस इज ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और वेस्ट। 100 किलोमीटर वो बॉडी ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो मूव किया, टर्न किया और नॉर्थ की तरफ वो चला गया। कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस होगा क्या? Distance is a scalar quantity. It doesn't depend whether the body is moving north, south, east or west. आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड काउंट करना है और उसको ऐड कर देना है। Total, the actual path traveled by a body is the distance. तो आप यहाँ कहेंगे कि as it is a scalar quantity, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि बॉडी किधर जा रहा है। We can simply say that 100 and 150 इट इज 250 किलोमीटर का डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रहा है। दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना होगा, अगर इसी क्वेश्चन पे बोल दिया जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन and it is the shortest path traveled by your body। फिर यहाँ का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग को फिर अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। पहला है फिजिक्स में यूनिट, यूनिट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सेकेंड वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इस वीडियो में I am going to start a new chapter of physics, that is motion. I will explain different types of motion performed by the body, but मेरा जो प्रयास है, मेरा जो कोशिश है वो रहेगा कि न्यूमेरिकली आप लोग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि रेस्ट और मोशन क्या है, व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिन्हें हमको फोकस करना पड़ेगा किसी भी बॉडी के रेस्ट और मोशन को जानने के लिए। तो यहाँ पर हमारा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर आप सराउंडिंग को यूज कर सकते हैं या टाइम को यूज कर सकते हैं। आप कहें कि इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज इन मोशन। बट इफ द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, 1 घंटे से अ पर्सन इज सिटिंग इन हिज रूम, मतलब वो रेस्ट में है। 1 घंटे से पर्सन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो रेस्ट में है। अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, a train is moving, it is a motion because surrounding of the train is changing,
टाइम ऑल्सो चेंजिंग। तो यहाँ रेस्ट और मोशन दो टर्म्स है जिन्हें हम पोजीशन और सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं। उसके बाद इसमें जो पहला पार्ट हमको स्टार्ट करना है वो है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में वो है मोशन। और मोशन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। क्या होता है डिस्टेंस, इसको हम कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। So distance is the actual path traveled by a body. कोई भी बॉडी कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, रियल पाथ, इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ, जबकि जब आप डिस्प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। यहां पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे, और उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम लोग जस्टिफाई करें। इसमें ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का यूनिट सेम है। एक्चुअल में दोनों, या तो आप शॉर्टेस्ट पाथ ले या एक्चुअल पाथ ले, यू आर ट्रेवलिंग पाथ, और पाथ डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं ऐसा यूनिट। तो इसको न्यूमेरिकल्स से सॉल्व करने के लिए I am using a boy moves 3 kilometer in the east direction. He turns towards north and moves 4 kilometer. Find distance and this is the first question. Second question, a boy is moving on a circular track. Its radius is 14 meter. Find distance and displacement of the boy in 1 round, half round, quarter round। ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस मैंने दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या करा कि बॉय मूव्स 3 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ओरिजिन पॉइंट है जहां से हम लोग को स्टार्ट करना है उसका मोशन। वो टर्न कर रहा है और मूव कर रहा है 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। दिस इज 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। अब जब यहाँ हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। इस बॉडी का एक्चुअल पाथ क्या है, तो आप बोलेंगे इसका एक्चुअल पाथ है, सपोज बॉडी O to A गया और फिर A to B गया, तो एक्चुअल पाथ है O to A प्लस A to B, यानी 3 + 4 इट इज 7 किलोमीटर।
डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस। मगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग here to here and here to here, we can simply say the body moves from this point to this point. As this is a right angle triangle, so we can say displacement is equal to under root 3 square plus 4 square 9 plus 16, that is 25. We can say 5 kilometer is the displacement of the body. So it is a net path or the shortest path traveled by a body is the displacement. So in displacement we never take the actual path. Second question, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। A boy moves on a circular track और उसका रेडियस कितना है 14 मीटर। सपोज एक बॉय ये है 14 मीटर के डिस्टेंस में रेडियस में सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और एन इंसेक्ट इज मूविंग। अब उसका 1 राउंड में क्या डिस्टेंस होगा, तो 1 राउंड में बॉय यहां से यहां तक कंप्लीट मूव करेगा, उसका सर्कमफरेंस में जाएगा, तो 1 राउंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ दैट इज उसका सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r। लेकिन नेट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फाइनली रिटर्न्स बैक टू दिस पॉइंट, तो नेट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ इस बॉडी का क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r, आप पाई का वैल्यू बढ़ा के 22/7, r इज 14, 88 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन से एक बात कंफर्म हुआ कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, इट इज द एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर बॉडी अपने पुरानी जगह पर रिटर्न बैक कर गया, जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह रिटर्न बैक कर गया बॉडी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, हाफ राउंड। बॉडी अगर हाफ राउंड कर रहा है, सपोज बॉडी A to B पॉइंट पे गया, हाफ राउंड यहां से यहां तक है, तो हाफ राउंड में हम लोग क्या लेंगे, इसका क्या होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हाफ राउंड का 2 पाई r/2, दैट इज पाई r, 22/7 into r 14, 44 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। बॉडी एक्चुअली ऐसे मूव किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हम लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 into r, यानी 2 into 14, that is 28। So this way we can find distance and displacement। इस क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकला कि डिस्टेंस से छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज द फर्स्ट कंक्लूजन, कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और सेकेंड, डिस्टेंस कैन बी बिगर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करेंगे। क्वार्टर अगर देखें तो बॉडी यहाँ से यहाँ, सपोज इसको सी ले रहे हैं, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, थर्ड केस क्वार्टर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा
so it is pi r by 2, that is distance. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो इट इज दिस इज द पाथ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हम लोग दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, so we can say √2r is the displacement of the body. तो यहाँ इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ये कंक्लूजन देंगे, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, तो पहला कंक्लूजन क्या है, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्या कंक्लूजन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैलकुलेट किए। तो हम लोग देखेंगे क्या हम लोग कंक्लूजन मिला। सो कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट क्या मिला, फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और टर्न करके 150 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा, फिर वो 150 ईस्ट की तरफ ही कंटिन्यू किया, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और बॉडी अगर अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सेकेंड, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ये किस कंडीशन में होगा, बॉडी इज चेंजिंग डायरेक्शन, बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर अपना डायरेक्शन बॉडी चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। और सेकेंड, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। ये कब, बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो वहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इक्वल होगा। स्टैंडर्ड 9th में जो हम लोग मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, नॉर्मली वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में हम लेकर चलते हैं, तो वहां डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, एक ही सेंस में लेकर हम लोग चलते हैं। तीसरा, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, whereas displacement is a vector quantity। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस बॉडी का डायरेक्शन क्या है। एंड द लास्ट इज इन अ सर्कुलर पाथ, we will find displacement by using initial and final position। बहुत इंपॉर्टेंट। सर्कुलर पाथ में हम लोग को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ
जैसे बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में गया, हाफ राउंड गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ये यूज करेंगे। अगर बॉडी क्वाड्रेंट गया तो यहाँ पर भी हम लोग इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ ही कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि दोनों के बीच का सिमिलरिटी क्या है। तो पहला सिमिलरिटी है यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या है, सेम है, मीटर। और सेकेंड सिमिलरिटी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम लोग वन डायमेंशन मोशन में पढ़ेंगे, वन डायमेंशन मोशन मीन्स बॉडी इन अ सिंगल डायरेक्शन। सीनियर क्लास में 11th-12th के बच्चों को 2 डायमेंशन मोशन भी पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, सर्कुलर मोशन। तो वहां पे कंडीशंस अलग होंगे, लेकिन जब आप 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मोर और लेस सेम हम लोग कंपेयर। उसके बाद यहाँ हम कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में? तो जिस तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी, जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस किए, उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस करना है। स्पीड जो है वो हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, whereas वेलोसिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी in a given interval of time. Similar to distance, speed is a scalar quantity. ये एक scalar quantity है, जबकि velocity एक vector quantity है। मतलब जब भी हम लोग velocity को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और velocity के लिए डिस्प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। यूनिट सेम रहेगा, दोनों का यूनिट डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में भी रहेगा, उसको हम लोग को कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है वो हम कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। तो डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी को भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन है, a farmer moves along the boundary of a square field of side for 10 meter in 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में वो एक राउंड, एक बाउंड्री कंप्लीट कवर कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? तो 40 सेकेंड में वो एक राउंड, एक बार कंप्लीट बाउंड्री वो कवर कर ले रहा है। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में क्या होगा इसका? आप इसको सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 120 प्लस 20 140 सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं कि 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1/40 इंटू 140, इट इज 3.5। इट इज 3 राउंड एंड हाफ राउंड, यानी फार्मर यहाँ पहुंच जाएगा 3 राउंड में, 3 राउंड गया और हाफ राउंड, यानी फार्मर यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 राउंड कंप्लीट, फिर 2 राउंड कंप्लीट, फिर 3 राउंड कंप्लीट, और उसका फिर 0.5 हाफ राउंड। हाफ राउंड करने का मतलब यहाँ और यहाँ फार्मर यहाँ तक पहुंच गया, इस हाफ राउंड तक। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही फार्मर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लेके चलेंगे।
3 राउंड कंप्लीट। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो एक राउंड में यहाँ पहुंचा, दूसरे राउंड में फिर यहाँ पहुंचा, तीसरे राउंड में पहुंचा, फिर हाफ राउंड अगर कहा जा रहा है तो हाफ राउंड यहाँ तक पहुंचने के बाद वो हाफ राउंड हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये 10 है, दिस इज 10 √2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। सो डिस्प्लेसमेंट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 10। इन दिस वे we can solve question based on distance and displacement. In the next video, I will explain in detail about question based on speed and velocity, uniform motion, non-uniform motion, average velocity, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you.